Hi everyone, my name is Dharmanshu. I am working as an assistant professor in CSE AI department of KITE deemed to be University गाजियाबाद। आज के इस लेक्चर में हम हीप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को हीप में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं, हीपिफाई मेथड क्या होता है, हीप सॉर्ट कैसे काम करता है और कुछ रिलेटेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से जो कि है लीड कोड का 215। फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे ऑफ एन एलिमेंट्स। बेसिकली है क्या कि एक एरे गिवन है जहां पर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे के अंदर हैं। आपको एक kth लार्जेस्ट एलिमेंट उसमें से बताना है। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या है इस चीज का कि आप गिवन एरे को सॉर्ट कर लो और फिर उसके बाद kth लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करा दो। अब देखो होगा क्या कि जब आप एल्गोरिथम्स यूज करोगे जैसे कि बबल शॉर्ट या फिर इंसर्शन शॉर्ट तो आपको उस एरे को शॉर्ट करने में टाइम लगेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का। यदि आप एल्गोरिथम्स यूज करोगे जैसे कि मर्ज शॉर्ट या फिर क्विक शॉर्ट तो आप इस काम को कर पाओगे ऑर्डर ऑफ एन log n में। तो आपका जो टाइम जाएगा वो सारा सॉर्टिंग में जाएगा, बाकी फिर आप kth इंडेक्स को रिटर्न करा सकते हो इजीली। तो वो रिटर्न कराने का काम तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम का है। तो होगा क्या, आप सिंपल सा सॉल्यूशन बना सकते हो इस प्रॉब्लम के लिए। कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज करो और kth एलिमेंट रिटर्न करा दो। ठीक है। अब होगा क्या कि हम इस काम को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग हीप्स। तो हमारा आज का आउटकम होगा इस लेक्चर का कि हम कैसे इस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज कर पाए। तो हम देखते हैं कि हम हीप को यूज क्यों करते हैं। जब भी हमें स्टेटमेंट गिवन होता है कि हमें लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए, मिनिमम एलिमेंट चाहिए, तो हम ट्राई करते हैं कि हीप को यूज करें। क्योंकि ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ये काम हम रिटर्न कराने वाला काम ऑर्डर ऑफ वन में ही करा सकते हैं जैसा कि हम सॉर्टिंग में करा रहे थे। अब देखो वाई हीप, केवल हीप ही क्यों यूज करना है। अब देख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। जैसे हमारे पास एक अनसॉर्टेड एरे है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं और हमें लार्जेस्ट एलिमेंट उसके अंदर फाइंड करना है। तो आपको पता है कि हम ये काम लीनियर सर्च से ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कर सकते हैं। यदि गिवन सीक्वेंस या गिवन एरे सॉर्टेड है तो हमें ये काम करने में केवल ऑर्डर ऑफ एन वन टाइम लगेगा, केवल ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगेगा, यानी कांस्टेंट टाइम लगेगा। ऑन द ईदर एंड्स वी विल बी गेटिंग इधर मिनिमम एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट। यदि हम हीप का यूज कर रहे हैं तो हम ये ऑर्डर ऑफ वन में कर लेंगे। अब देखो फायदा क्या है हीप को यूज करने पे। यदि हमें उस गिवन सॉर्टेड सीक्वेंस में कोई नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है तो उसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम जाएगा। कैसे जाएगा कि हमें पहले उस नए एलिमेंट का करेक्ट ऑर्डर फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद बचे हुए एलिमेंट्स को एक प्लेस से शिफ्ट करना होगा और हम नया एलिमेंट इंसर्ट करा पाएंगे। पर अब मैं कह रहा हूं कि जब हम हीप यूज करेंगे तो हम नया एलिमेंट इंसर्ट कराने के लिए केवल ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेंगे। तो जिससे होगा क्या कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग हीप में ऑर्डर ऑफ वन आ जाएगी और साथ में हमें एक बेनिफिट मिलेगा नए एलिमेंट्स को इंसर्ट कराने का जो कि ऑर्डर ऑफ एन होगा। अब देखो क्या होता है मोटिवेशन हीप का, कि हीप किस मेथड पे काम करता है। देर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ लेजी ऑर्डरिंग और पार्शियल ऑर्डरिंग। अकॉर्डिंग टू द डिजाइन पैटर्न ऑफ द एल्गोरिदम्स वी सेज कि डोंट कंप्यूट मोर इंफॉर्मेशन देन द प्रॉब्लम रिक्वायर्स। यानी कि आपको जितना काम कहा गया है उतना काम कीजिए। तो ऐसा करने से होगा क्या कि आपका टाइम बचेगा। या फिर आपको, आप इस बात को मेरी लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हो कि कल का काम कल ही करो, क्या पता कल वो काम करने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है। तो आपको इस बात से ज्यादा मोटिवेशन नहीं लेना है, आपको अपने काम हमेशा टाइम पे ही करने हैं। पर लेकिन यदि आपके पास बहुत सारे काम हैं तो आपको उनको प्रायोरिटी देनी है और जिस काम की डेडलाइन पहले है उसको पहले करना है। ठीक है। तो अब देखो टाइप्स देखते हैं हम हीप के। तो दो टाइप के हमारे पास हीप होते हैं, मेन हीप और मैक्स हीप। जो आपको पहला एग्जांपल दिख रहा है ये वाला फर्स्ट वाला जिसके अंदर 1 2 3 4 5 सीक्वेंस है, इसमें आप देखोगे कि हर एक नोड अपने चाइल्ड नोड से छोटा है। ठीक है। जैसे वन है टू और थ्री से छोटा है, टू है फोर और फाइव से छोटा है। इसी तरह जो सेकंड डायग्राम है, जो सेकंड ट्री आपको दिख रहा है, वो है मैक्स हीप का एग्जांपल जिसमें हर एक नोड
अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। जैसे कि रूट नोड देख लेते हैं 5, वो 4 और 3 जो उसके राइट और लेफ्ट चाइल्ड हैं उन दोनों से बड़ा है। इसी तरह बाकी 4 और 3 भी अपने चाइल्ड नोड से बड़े हैं। अब देखो हीप के लिए हमें जानना होता है कि कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको फिलिंग करते टाइम यानी ट्री बनाते टाइम ध्यान रखना होता है कि आप टॉप से बॉटम अप्रोच यूज करोगे, टॉप डाउन अप्रोच यूज करोगे और लेफ्ट टू राइट साथ में, यानी आप पहले जिस लेवल को भर रहे होगे वो आप लेफ्ट से राइट तक भरते जाओगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं नया ट्री बना लेता हूँ। और कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए, इसका मतलब है कि उसमें मैक्सिमम केवल एक ही लेवल खाली हो सकता है, वो भी लास्ट वाला होना चाहिए। जैसे कि मेरे को एक एलिमेंट इंसर्ट करना है 1, तो मैंने 1 इंसर्ट करा दिया, रूट नोड मानेंगे। अब इसके पास दो चाइल्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है 2। अब यदि मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट कराना है 3, तो मैं उसको 2 का चाइल्ड नहीं बना सकता हूँ, मेरे को उसको 1 का ही चाइल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो फर्स्ट लेवल है ट्री का वो खाली पड़ा है। अब मेरे को 4 इंसर्ट करना है, तो मेरे को 4 2 के लेफ्ट वाले पार्ट में डालना है। अब यदि मुझे 5 इंसर्ट करना है तो 2 के राइट वाले पार्ट में इंसर्ट करना है। यदि मुझे 6 इंसर्ट करना है तो 3 के लेफ्ट में ही इंसर्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं उसको 3 के राइट वाले पार्ट में इंसर्ट करा दूं। तो अप्रोच हमें जो फॉलो करनी है वो हमेशा टॉप टू डाउन और साथ में लेफ्ट टू राइट फॉलो करनी है। ठीक है, यदि मुझे 7 इंसर्ट कराना है तो मेरे को 7 3 का राइट चाइल्ड ही बनाना पड़ेगा। यदि मुझे 8 इंसर्ट कराना है तो क्या होगा, वो 5 6 7 के नीचे नहीं जाएगा, वो 4 के नीचे जाएगा और केवल लेफ्ट वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्योंकि जो हर एक हीप कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, तो हम इस कंप्लीट बाइनरी ट्री को एरे की हेल्प से इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए आप एक एग्जांपल, 1 आया उसको मैंने 0th इंडेक्स पे रख दिया, 2 और 3 को 1 और 2 इंडेक्स पे रख दिया, इसी तरह 4 5 6 7। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो हम इसको लेवल ऑर्डर इजीली एरे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको यूज करने से यानी कंप्लीट बाइनरी ट्री को यूज करने से एरे के अंदर कोई गैप्स भी नहीं बचे, यानी 1 के पास दो चाइल्ड हैं तो 2 और 3 कंटिन्यूअसली आपके एरे में स्टोर हो गए। तो इसलिए मैंने लिखा है एज दे आर सीबीटी यानी हीप्स आर कंप्लीट बाइनरी ट्री, सो वी कैन यूज एरे टू स्टोर देम, वी विल बी यूजिंग बाइनरी ट्री टू रिप्रेजेंट देम। बस हम ट्री का यूज कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक्चुअली सारा काम जो मेमोरी में हो रहा है वो हो रहा है एरे के फॉर्मेट में। यदि आप कोई दूसरा रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो यानी लिंक लिस्ट जैसा, ओरिजिनल ट्री जैसा, तो आप एरे का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, हीप एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो हमें सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करना होगा कंप्लीट बाइनरी ट्रीज की। तो मैंने कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी है जो हमें हेल्प करेंगी कोड करने में जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे हीप्स को एरे के फॉर्मेट में। तो यदि मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स किसी हीप में n है, तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ लीफ नोड्स होंगे वो n+1/2 होंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स कितने होंगे, n/2। देखो आपको एक एग्जांपल से मैं इसको दिखा देता हूँ, सेम एग्जांपल 1 2 3 4। अभी देखो इस ट्री में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितने हुए, 4 and 3। क्या ये हमारा फॉर्मूला ये बात सेटिस्फाई कर पा रहा है, तो देखते हैं। 4+1 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 5/2, दैट इज इक्वल टू 2, 2.5। देन वी विल बी टेकिंग एज इट एज 2, क्योंकि सी में हमने देखा था कि जब हम इंटीजर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर इंटीजर ही आता है। तो अब देखो आप क्या देख के बता सकते हो कि नंबर ऑफ नॉन लीफ नोड्स जो कि 1 और 2 हैं वो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं। तो नंबर ऑफ नोड्स थे 4, तो 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 2, यानी जो ये 1 और 2 हमारे पास नॉन लीफ नोड्स आ गए। अब देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री की जो हाइट होती है वो ऑर्डर ऑफ log n होती है, और टू बी वेरी प्रिसाइज हाइट कितनी होती है, log n बेस 2। log बेस 2 क्यों आया, क्योंकि हर किसी नोड के मैक्सिमम दो चाइल्ड होते हैं और
कंप्लीट बाइनरी ट्री में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होते हैं वो लास्ट लेवल पे होते हैं। सर इस केस में तो लास्ट लेवल पे केवल एक ही नोड है जो कि 4 है, लेकिन पॉसिबिलिटीज हैं कि जब हम और नोड्स को इंसर्ट कर रहे होंगे तो वो इस सीक्वेंस में आएंगे, 2 के बाद में, 3 के बाद में, लेफ्ट और राइट। तो नंबर ऑफ टोटल नोड्स जो लास्ट वाले लेवल पे हो सकते हैं वो 4 हो गए, जबकि पूरे ट्री में 3 नोड नॉन लीफ नोड बचेंगे, ठीक है, जो कि लेवल 2 पर या लेवल 3 पर होंगे। तो जो हाइट होगी किसी भी कंप्लीट बाइनरी ट्री की वो होगी log n बेस 2, ठीक है। अब देखो जब हम इसका 1 2 3 4 का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं एरे में, तो 1 2 3 4 ये हमारा एरे रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब मैं कह रहा हूँ किसी भी नोड का जो पेरेंट होता है वो i-1/2 पर होता है। आपको इंडेक्सिंग के बारे में पता ही है, 0 1 2 3 हम जनरल रिप्रेजेंटेशन जो कि हम एरे का करते हैं जीरो इंडेक्स से कर सकते हैं। आप ए 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, देन यू हैव टू चेंज द कोड फॉर योर पेरेंट्स लेफ्ट एंड राइट। सो अब देखो क्या जो टू नोड है इसका पेरेंट हमें फाइंड आउट करना है। हमें ट्री में साफ साफ दिख रहा है कि इसका पेरेंट 1 है। तो अब हम एरे में कैसे पता चलाएंगे कि 2 का पेरेंट कौन है? तो 2 का इंडेक्स 1 -1 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 1 ही 2 का चाइल्ड 2 का पेरेंट है। अब देखते हैं 3 के बारे में। 3 के बारे में देखते हैं तो 2 -1/2 that is equal to 0 again, क्योंकि 1/2 will be 0.5 and it is 0 in C। तो अब इसमें भी 3 का पेरेंट 1 आ गया, यानी 0th इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स का पेरेंट हो गया। यदि मुझे किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड चाहिए तो मैं किस फॉर्मूले से निकाल पाऊंगा? 2i+1 से, जब इंडेक्सिंग 0 से है। अब देखो क्या 0 इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड 2i+1 से आ रहा है क्या? नहीं। तो 2 × 0 0 + 1 = 1। क्या 0 का यानी 0th इंडेक्स का राइट चाइल्ड 2i+2 यानी 2 जो कि सेकेंड इंडेक्स पर है जो कि 3 है, क्या 1 का राइट चाइल्ड 3 आ रहा है कि नहीं? तो अब आप देखो कि ये सारे फॉर्मूले हमारे इस गिवन कंप्लीट बाइनरी ट्री को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वो बात अलग है कि ये जो मैंने ट्री बनाया है वो इवेंचुअली मिन हीप बन गया है, ठीक है। चलो अब क्या करना है आपको, जब भी आप ट्री बनाओगे तो आपको हमेशा साइज का यानी नंबर ऑफ एलिमेंट का रिकॉर्ड रखना है ताकि आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। और आपको ये बात तब ज्यादा ध्यान रखनी है जब आप किसी ऐसी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो और आप उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके कर रहे हो जैसे कि एरे, तो आपको साइज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप C++ में कोड कर रहे हो तो आप हो सकता है कि वेक्टर्स का यूज करो, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम you can call the size function. Same goes for array list in Java. Okay. अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक ट्री है जो कि मैंने बनाया है 1 7 9 10 11 12, ये ट्री गिवन है, ठीक है। अब हमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है 5। तो अब देखो करना क्या है, एरे में तो सिंपल है कि एरे में हमें क्या करना है कि हमें 5 को इंसर्ट करा देना है सबसे लास्ट अवेलेबल इंडेक्स पे। और हीप में क्या करना है, जो हमारा ट्री रिप्रेजेंटेशन है उसमें क्या करना है, आपको लास्ट वाला एलिमेंट इंसर्ट करा देना है लास्ट अवेलेबल लोकेशन पे। अभी मेरे पास इस लेवल पे जगह बची थी तो मैंने यहाँ पर करा दिया, यदि ये लेवल फुल होता तो मेरे को 10 के लेफ्ट में कराना होता, ठीक है। अब मेरे को इंसर्ट इंसर्ट करा दिया मैंने लास्ट में। अब मुझे मेथड अप्लाई करना है दैट इज हीप अप, क्योंकि मुझे अब बनाना है यहाँ पे मिन हीप, क्योंकि गिवन हीप मिन हीप था और मेरे को 5 इंसर्ट कराने के बाद ये हीप मिन हीप ही रखना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो मैं 5 है जो मैंने नया एलिमेंट इंसर्ट कराया है उसको अपने पेरेंट से मैं कंपेयर कराऊंगा। यदि मेरा नया एलिमेंट जो मैं 5 है यदि अपने पेरेंट से छोटा है तो मुझे स्वैप कराना पड़ेगा अपने पेरेंट के साथ। अब देखो 5 का पेरेंट आएगा 9 अपने फॉर्मूले से, 6 -1/2 6 -1/2 दैट इज 5/2 दैट इज इक्वल टू 2। क्या जो सेकंड इंडेक्स है वो इसका पेरेंट है? यस। 9 नोड था 9, 3 का नोड था 9 जो कि हमारे सेकंड इंडेक्स पर था एरे में। तो हम कंपेयर करेंगे अपने पेरेंट से
और यदि हमारा नया एलिमेंट अपने पेरेंट से छोटा है, मैं बात कर रहा हूँ मिन हीप के केस की, तो हमें क्या करना होगा, हमें स्वैप कराना होगा इन दोनों एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर बचेगा 9, जो कि हमारे ट्री में कुछ ऐसा दिखेगा 1। अब देखो मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि जब मेरे चेंजेस इस पार्ट में हो रहे हैं तो राइट वाला पार्ट कंप्लीटली इंटैक्ट है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल चेंजेस। अभी ये 5 यहाँ पर आ जाएगा और 12 एंड इधर बचेगा 9। ठीक है। अब मेरे को ये कंपैरिजन कब तक कराना है, जब तक कि मैं रूट नोड से कंपेयर ना कर लूं। हो सकता है कि जो नया एलिमेंट हम इंसर्ट कराना चाह रहे हैं वो गिवन सीक्वेंस का सबसे छोटा एलिमेंट हो। तब मैं 5 को कंपेयर कराऊंगा किससे, 0 से। सेम फॉर्मूला i-1/2 से कंपेयर कराऊंगा, दैट इज इक्वल टू 1, जो कि अपने आप में ऑलरेडी छोटा है, तो हमें कोई स्वैप कराने नहीं पड़ेंगे। अब देखो ये हो गया इंसर्शन। तो जब मैंने बात कही थी यहाँ पे कि हमें जैसे ही कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट कराना होगा गिवन हीप में, तो हम उसको ऑर्डर ऑफ log n बेस 2 टाइम में करा पाएंगे। ठीक है। अभी यही काम मुझे यदि गिवन सीक्वेंस में कराना होता जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड होता, फिर भी मुझे ऑर्डर ऑफ n का टाइम लग रहा होता, क्योंकि मुझे पहले चेक करना होता कि वो जो नया एलिमेंट आया है वो कहाँ पर फिट होगा। ठीक है। ये हो गई आपके हीप में इंसर्शन की बात। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम हीप में डिलीशन कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि डिलीशन के टाइम पे हम कोई पैरामीटर पास नहीं कर सकते, क्योंकि हम नहीं बता सकते कि हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है। जिस तरह हमने इंसर्ट करते टाइम बताया था कि हमें 5 इंसर्ट करना है, उसी तरह अब डिलीशन में क्या होगा, हमें केवल टॉप नोड ही डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम बोलेंगे डिलीशन तो 1 आउटपुट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला एलिमेंट था 9, वो हमें रिप्लेस करा देना है 1 से। यहाँ पर पहले 1 था, मैंने अपने लास्ट वाले एलिमेंट को रिप्लेस करा दिया राइट रूट नोड से। अब क्या होगा, फिर हमें करना है अपने एरे का साइज रिड्यूस, साइज माइनस माइनस करके। अब देखो जो हमारा नया ट्री बना, जो नया ही बना, वो क्या बना, 9 7 10 11, इधर बचा 5 एंड 12। ठीक है। अभी हमारा नोड तो डिलीट हो गया, लेकिन हमारा हीप मिन हीप नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस रूट नोड को कंपेयर कराएंगे इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड से, जो कि है 7 और 5, 1 और 2 है वन फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स पे। तो जो भी उसमें मिनिमम होगा उसको रिप्लेस करा देंगे रूट नोड से। तो अब क्या होगा, इधर होगा 9, और फिर से पार्शियल ऑर्डर के कारण जो ये 7 है, 10 है, 11 है, यानी 7 वाला सब ट्री वो इंटैक्ट रहेगा, और हमने रिप्लेस करा दिया 5 को 9 से। ठीक है। अभी 12 नीचे बचा है। ठीक है। अभी हमने जब 5 को रिप्लेस करा दिया 9 से, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बचा, 5 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। अभी जो इंडेक्स है 2, उस पर हमें काम करना होगा वापस से, उसको मिन हीप बनाने के लिए। तो 2 के लेफ्ट और राइट चाइल्ड होंगे 5 और 6, यानी इंडेक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि 6 तो आउट ऑफ रेंज है और हमको ट्री में दिख भी रहा है कि 9 का केवल एक ही चाइल्ड बचा है। तो अब हमें देखना है क्या जो 9 का चाइल्ड है वो उससे छोटा है। यदि नहीं तो हम इस काम को यहाँ पे रोक सकते हैं, वाइल लूप में आप ब्रेक यूज कर सकते हो, या फिर आप दूसरी कंडीशन लिख सकते हो आउट ऑफ द बाउंड वाली, जब तक कि 2i+1 और 2i+2 हमारे साइज के इक्वल और छोटे हैं, तब तक हमें ये काम करना है। अब देखो क्या ये हमारा गिवन ट्री गिवन हीप मिन हीप की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, 5 वाला नोड कर रहा है, 7 वाला नोड कर रहा है, 9 वाला नोड कर रहा है, और 12 11 10 भी कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिलीशन। अब हम बात करते हैं हीप शॉर्ट की। हीप शॉर्ट कुछ भी नहीं है, एक आपको हीप दिया हुआ है, आपको डिलीशन करना है, और जो आप नंबर्स या फिर एलिमेंट्स डिलीट कर रहे हो हीप में से, उनको किसी भी स्टोरेज में यानी एरे में स्टोर कराते जाना है। यदि आपके पास गिवन हीप ट्री मिन हीप है, तो आपके पास जो पहला डिलीटेड आइटम आएगा वो सबसे मिनिमम एलिमेंट आएगा, तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। यदि आप किसी मैक्स हीप से डिलीट करा रहे हैं, तो आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा।
आप ये कह सकते हैं कि सर हम मेन हीप से ही डिलीट करा के डिक्रीजिंग ऑर्डर ला सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल ला सकते हैं, बस आपको जो स्टोरेज वाला काम है वो आपको रिवर्स ऑर्डर में करना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो कि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इस वीडियो का, जो कि है एक गिवन एरे से आपको हीप बनाना है, और वो भी ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। अब तक आपने देखा था कि किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कराने के लिए हीप के अंदर ऑर्डर ऑफ एन का टाइम लगता है, और आपको ऐसे एन एलिमेंट्स इंसर्ट कराने हो तो एन log n टाइम हो गया। अब मजेदार बात कि हम इस काम को कैसे ऑर्डर ऑफ एन टाइम में कर पाएंगे। आपके पास एक गिवन सीक्वेंस है 2 5 1 6 7 3 10 11। आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट ऐसे के ऐसे कंप्लीट बाइनरी ट्री बना लेना है, जो कि यहाँ पे मैंने बना रखा है सेम सीक्वेंस में, टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नॉन लीफ नोड कितने होंगे, n/2। शुरू में फॉर्मूला दिखाया ही था, 8/2 हो जाएगा 4। तो आपको ये नॉन लीफ नोड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपको सारे नॉन लीफ नोड दिख रहे हैं। बाकी बचे हुए लीफ नोड हैं। क्यों मैं लीफ नोड की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी हम हीप की बात करते हैं तब हम अपने चाइल्ड से कंपेरिजन की बात करते हैं, और लीफ नोड्स का कोई चाइल्ड होता नहीं है, तो कंपेरिजन की बात ही नहीं होगी। तो जितनी भी बात होगी वो होगी सारी नॉन लीफ नोड पे। आप हमारा टास्क है कि हमें कैसे एक गिवन एरे से हीप बनाना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में। इस मेथड को हम बोलेंगे हीपिफाई। तो आपको हीप शॉर्ट और हीपिफाई में कंफ्यूज नहीं होना है। हीप शॉर्ट कुछ नहीं है, आपको हीप में से बस केवल डिलीशन वाला पार्ट कंटिन्यूअसली करना है जब तक कि हीप में कोई भी एलिमेंट बचा है। अब देखो हीपिफाई में आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके पास 4 नोड्स हैं जो कि नॉन लीफ नोड है, और ये बात पक्की है कि वो 0 से 3 वाले इंडेक्स पर हमारे एरे के केस में स्टोर होंगे। अब हमें क्या करना है, जो काम हमने डिलीट करने के टाइम पे किया था किसी भी नोड को अपने हीप में से, वो काम सेम काम अप्लाई करना है इन नॉन लीफ नोड्स के लिए रिवर्स ऑर्डर में। यानी पहले हम ये काम करेंगे थर्ड इंडेक्स के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 0 के लिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा हीप मैंने वापस से कॉपी करा लिया है। यहाँ पे मेरे को 6 के बारे में चेक करना है, क्या जो ये 6 वाला सब ट्री है वो ये मिन हीप है कि नहीं। और हमें बनाना है यहाँ पे मैक्स हीप। अब तक हमने बात की थी मिन हीप की, आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन मैक्स हीप का भी हो जाए तो हम ये वाला काम करेंगे मैक्स हीप के लिए, यानी हीपिफाई का मेथड यूज कर रहे हैं हम मैक्स हीप के लिए। अब देखो यहाँ पे 6 और 11 में से कौन बड़ा है, 11 बड़ा है। तो अब आपका जब आप 6 पे डाउन हीप लगाओगे तो होगा क्या, आपका ट्री कुछ ऐसा बचेगा। मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ, 2 5 1 3 10, और इधर बचेगा 7, और ये चेंज हो जाएगा 11 6 के साथ। अब आप मैपिंग करते रहना अपने एरे में, एरे के इंडेक्स को। जो आपका 6 का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड कौन होगा, 3 तो मतलब 3 × 2 + 1 दैट इज 7, और उसका कोई राइट चाइल्ड है नहीं जो कि आपको इस ट्री से भी दिख रहा है। ठीक है, ये वाला काम हो गया आपके इस वाले नोड के लिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जो अप हीप मेथड है वो नहीं लगाना है। मैंने 6 के लिए डाउन हीप वाला मेथड लगाया, वो हो गया, एक्सचेंज हो गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, थर्ड इंडेक्स को मैंने सॉर्ट कर लिया, अब सेकंड इंडेक्स पे कौन था, 1। अब मेरे को सेम काम करना है, डाउन हीप लगाना है 1 के लिए। तो मेरे पास क्या बचेगा, अब बचेगा 2, सेम रहेगा क्योंकि अभी तक हम 2 के लिए कुछ काम नहीं किए हैं। 5 वाला सब ट्री बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि अभी हम काम कर रहे हैं फर्स्ट नोड के, नोड 1 जो कि आपके सेकंड इंडेक्स पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 को चेंज करना होगा, 1 इस वाले पार्ट को अब हमें मैक्स हीप बनाना है। तो क्या करेंगे, 10 और 3 में से जो बड़ा है वो 1 को रिप्लेस कर देगा। तो 10 बड़ा है, 1 को रिप्लेस किया, 3 आया यहाँ पे और 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये काम करना है इंडेक्स 2 के लिए, यानी 5 वाले नोड के लिए। अब हमें 5 वाले नोड को, यानी ट्री जो 5 के अंडर है, यानी 5 का सब ट्री, उसको मैक्स हीप बनाना है। तो बचा क्या यहाँ पे, 2,
10 वाला पार्ट सेम रहेगा क्योंकि हम अब की बार लेफ्ट वाले पार्ट में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आया 5। अब देखना है 5 के दो चाइल्ड हैं 11 और 7, सेम आप इंडेक्स से मैच करेंगे 2i+1 और 2i+2 से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 11 बड़ा है। तो 11 का रिप्लेसमेंट हो गया 5 से, 11 5 का हो गया 11 से, 7 सेम जगह रहेगा और 6 आ गया सेम 5 के नीचे। अब देखो क्योंकि डाउन हीप के टाइम पे यहाँ पर तो रिप्लेसमेंट हो गया 11 का 5 से, अब मुझे ये काम वापिस करना होगा 5 के लिए। ठीक है, मेरा मेन टास्क है कि 5 को मैं कैसे 5 वाले सब चीज को कैसे मैक्स हीप बनाऊं। मैंने 5 के लेफ्ट और राइट से कंपेयर किया, स्वैप किया, चेंजेस जहां पर हुए उस एंड पे जाके मुझे वापस चेक करना है कि वो पार्ट मैक्स हीप है कि नहीं। यदि नहीं तो मैं वापस रिप्लेस कराऊंगा अपने एलिमेंट्स को, जो कि कुछ ऐसा होगा, आपको दिखेगा 2 10 3 1, और 11 तो सही जगह पे आ ही गया था, 7 सही जगह पे था ऑलरेडी, 5 और 6 में कॉन्फ्लिक्ट था तो 6 ऊपर आ गया, 5 नीचे चला गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, हमें इंडेक्स 0 के लिए यानी 2 के लिए हमें सोल्व करना है। और अब हम देखेंगे कि कैसे लेफ्ट और राइट में से कौन बड़ा है, 11 बड़ा है, और 2 से वो 11 भी बड़ा है, तो अब 11 आ जाएगा वापिस हमारे टॉप पर, और ये वाला पार्ट फिर से इंटैक्ट रहने वाला है हमारे लिए क्योंकि ये अपने आप में मैक्स ही था। अब 2 आ गया ऊपर, 11 आ गया, 2 आ गया नीचे, और 6 7 5। अब देखो ये काम आपको फिर से करना पड़ेगा इस नोड के लिए, क्योंकि अब आप डाउन हीप मेथड यूज कर रहे हो। अब 2 को वापस रिप्लेस कराओगे 6 और 7 में से, तो अब की बार कौन बड़ा है, 7 बड़ा है, तो 2 रिप्लेस कर देगा 7 को। ठीक है, तो ये आपका ट्री बचा 11 7 10 6 2 3 1 5। अब चेक कर लो कि ये पूरा ट्री मिन हीप है कि नहीं, क्या ये नोड सेटिस्फाई कर सॉरी मैक्स हीप है कि नहीं। तो 11 मैक्स हीप को सेटिस्फाई कर रहा है, यस। 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 7 सेटिस्फाई कर रहा है, 6 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 तो है ही अपने आप में लीफ नोड, तो नीचे चला गया। ठीक है, तो बस ध्यान क्या रखना है आपको, नॉन लीफ नोड्स को डाउन हीप करना है। बस जो काम आपने डिलीशन के टाइम पे किया था वो हर एक एलिमेंट के लिए करना है, हर एक नॉन लीफ एलिमेंट के लिए करना है, रिवर्स ऑर्डर में करना है। दैट्स इट, दैट्स हीपिफाई। अब हम बात करते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कैसे सर हम जब किसी नोड को इंसर्ट कर रहे थे तो ऑर्डर ऑफ log n टाइम आ रहा था। ठीक है, आप n एलिमेंट्स के लिए कर रहे थे, n log n टाइम आ रहा था। किसी भी नोड को डिलीट करने के लिए सेम वापस से ऑर्डर ऑफ log n टाइम जा रहा था। आपको n नोड्स डिलीट करने तो n log n टाइम जाएगा, लेकिन क्या हुआ ऐसा करने पे, हिपिफाई करने पे, कि ये काम ऑर्डर ऑफ n में हो गया। इसके लिए हम देखते हैं कि मैंने बताया था शुरू में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स जो कि लास्ट लेवल पे होते हैं उनको तो एक भी स्वैप की जरूरत नहीं होती। अब देखो हमने करा क्या है हिपिफाई में, जो भी काम किया है वो स्वैपिंग के फॉर्मेट में किया है। What we have done is just swapping of numbers. If we can calculate maximum number of swaps in the Heapify method, we can calculate the time complexity of that of Heapify method. ठीक है, तो मेरे पास मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि n/2 जो कि लीफ नोड्स थे, वैसे n+1/2 थे लीफ नोड्स, लेकिन जनरल टर्म्स में आप कह सकते हो कि एक ट्री बनता है लीफ नोड्स और नॉन लीफ नोड्स से, और आप पक्का कह सकते हो कि n/2 नोड्स नॉन लीफ नोड्स है, तो बचे n/2 नोड, वो हुए लीफ नोड्स जिनको जीरो स्वैप्स की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको स्किप कर दिया था और चले गए थे सीधा नॉन लीफ नोड्स की तरफ। अब हमें देखना होगा कि जो लास्ट सेकंड लास्ट लेवल है जहां पर n/4 एलिमेंट्स होंगे टोटल ट्री के, कंप्लीट बाइनरी ट्री जब वो पूरा भरा है। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या, जो ये वाले नोड्स हैं जैसे कि ये 6, जैसे कि 11, जैसे कि 10, ये हो सकते हैं मैक्सिमम n/4 नोड्स जिनको केवल एक स्वैप की जरूरत होगी। जैसे यहाँ पर हमने पहले एग्जांपल में ही देखा था कि जैसे ही हम 6 को स्वैप कराएंगे मैक्स हीप बनाने के लिए कि केवल एक ही मैक्सिमम स्वैप हो पाएगा। जब हम इस लेवल के नोड की बात कर रहे होंगे तब हमें डाउन हीप 2 बार करना होगा
यानी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप होंगे वो 2 होंगे। तो जो n बाय 8 एलिमेंट्स होंगे, यानी n बाय 2 की पावर क्यूब, उनको 2 स्टेप्स की जरूरत होगी। और इसी तरह जो रूट नोड होगा, जो केवल एक नोड होता है, उसको कितने स्टेप्स की जरूरत होती है मैक्सिमम? log n। इसलिए मैंने बताया था आपको कि हाइट ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होती है। तो जो केवल एक नोड है, जो हमारा रूट नोड है, उसको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, वो होंगे log n स्टेप्स। तो मैं क्या इस बात को ऐसे लिख सकता हूँ, मेरे को नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने हैं, तो n बाय टू स्क्वायर इंटू वन, क्यों? क्योंकि एक स्वेप चाहिए। 8 एलिमेंट, n बाय 8 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको 2 स्वैप चाहिए। मेरे पास केवल एक एलिमेंट है जिसको मैं n इंटू मल्टीप्लाई करके 1 भी लिख सकता हूँ। उसको, वो नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे? अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है n बाई 2 log बेस टू n। इस बात का क्या मतलब है? जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 log बेस टू n को, तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या देता है? 1 देता है। ठीक है, तो ये हो गया 1। ठीक है, हमने नंबर ऑफ नोड्स देखे थे यहाँ पर कि ऐसे कितने नोड्स हैं जिनको 2 स्वैप्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे कितने नोड्स हैं जिनको केवल एक स्वैप की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा था n बाय 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं, n बाय 4 नोड्स ऐसे हैं जिनको केवल 1 स्वैप चाहिए। तो केवल एक ही नोड ऐसा है जिसको तुम्हारे log n स्वैप्स चाहिए, log n स्वैप्स चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ऐसा, और मैंने इसको ऐड कर लिया। इसका मतलब है 0, n बाई 2 इंटू 0। ठीक है, अब मैं n बाई 2 को ले लेता हूँ कॉमन, क्योंकि सारे आपके पास जितना एक्सप्रेशन है n बाई 2 सब में कॉमन है। तो अब देखो, पहले पार्ट से जो n बाई 2 इंटू 0 है, यहाँ से 0 कॉमन आ गया, फिर 1, फिर 2 बाई 4 यहाँ से आ गया, फिर 3 बाई 8, फिर 6 बाई 14। ठीक है, अब देखो आपको जो एक एजीपी मिला हुआ है, वो एक काफी फेमस एग्जांपल है, 1 प्लस 1 बाई 2, ये हो जाएगा 2 बाई 4 1 बाई 2, 3 बाई 8 प्लस 4 बाई 16 यानी 1 बाई 4। काफी पॉपुलर एग्जांपल है एजीपी का, जो कन्वर्स होता है 2 पर। ठीक है, तो n बाई 2 इंटू 2 विल बी ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरह से हिबिफाई मेथड की जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वो आती है ऑर्डर ऑफ n। अब आ जाते हैं वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारे पास, एक एरे है, आपको गिवन है, आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो अब मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सॉल्यूशन क्या है? आप एक ऑर्डर n, आपके पास n एलिमेंट्स है, आप उसका एक एरे बना लो। आपके पास एक एरे है n एलिमेंट्स का, आप उसका एक हीप बना लो, और जो कि केवल आपको एक बार करना है। आपने जैसे ही हीप बना लिया, बस फिर आपको पॉप करने एलिमेंट्स, यानी आपको डिलीट करने टॉप को। जो आपका रूट नोड है, आपको उसको डिलीट करते जाना है। आप k माइनस 1 बार वो काम करोगे तो आपके पास लास्ट में क्या बचेगा? जो रूट पे बचेगा वो kth लार्जेस्ट एलिमेंट बचेगा। अब आप उसको या तो रिटर्न करा सकते हो या रिमूव करा सकते हो, आपकी रिक्वायरमेंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू कैन रिप्लाई। अब आप डिलीट कर दो तो फिर दिक्कत की बात है। आप क्या करो, लास्ट में kth को वहां पर रहने दो आपके रूट नोड पे, और रिटर्न करा दो 0th इंडेक्स को। ठीक है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? n तो हो जाएगी 1 टाइम, और उसके बाद k log n। क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि कैसे जब आप हीप में से एलिमेंट डिलीट कर रहे हो तो उसको log n टाइम जा रहा है, तो आपको वो टाइम करना है, k टाइम्स करना है log n वाला काम। तो आप, और यदि इवेंचुअली यदि खराब किस्मत है और k भी n के बराबर हुआ, तो आप वापस पहुंच जाओगे n log n टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा n log n। तो सेम हो जाएगा काम जहां से हमने स्टार्ट किया था, पर होगा क्या कि k हमेशा बराबर नहीं होगा n के। तो हम इस काम को कर पाएंगे k log n टाइम में। ओके, थैंक यू।